हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यंगिस्तान वॉइस। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कहानी महान लेखिका अमृता प्रीतम की रचना है। कहानी का शीर्षक है शाह की कंजरी। अमृता प्रीतम की कुछ सबसे अच्छी कहानियों में से एक है। इसकी नायिका लाहौर के हीरा मंडी की है। समाज पर तवाइफों का क्या असर होता था, उनका क्या जलवा होता था, कहानी इसको बड़े अच्छे तरीके से हमारे सामने पेश करती है। आइए कहानी शुरू करते हैं आपकी अपनी यंगिस्तान वॉइस के साथ। उसे अब नीलम कोई नहीं कहता था, सब शाह की कंजरी कहते थे। नीलम को लाहौर हीरा मंडी के एक चौबारे में जवानी चढ़ी थी और वहाँ ही एक रियासती सरदार के हाथों पूरे 5,000 में उसकी नथ उतरी थी और वहाँ ही उसके हुस्न ने आग जलाकर सारा शहर झुलसा दिया था। पर फिर वह एक दिन हीरा मंडी का रास्ता चौबारा छोड़कर शहर के सबसे बड़े होटल फ्लैटी में आ गई थी। वही शहर था, पर सारा शहर जैसे रातों रात उसका नाम भूल गया हो। सबके मुंह से सुनाई देता था तो बस शाह की कंजरी। गजब का गाती थी, कोई गाने वाली उसकी तरह मिर्जे की सद नहीं लगा सकती थी। इसलिए चाहे लोग उसका नाम भूल गए थे, पर उसकी आवाज़ नहीं भूल सके। शहर में जिसके घर पर भी तवे वाला बाजा था, वह उसके भरे हुए तवे जरूर खरीदता था। पर सब घरों में तवे की फरमाइश के वक्त हर कोई यह ज़रूर कहता था, आज शाह की कंजरी वाला तवा जरूर सुनना है। लुकी छिपी बात नहीं थी, शाह के घर वालों को भी इसका पता था। सिर्फ पता ही नहीं था, उनके लिए बात भी बहुत पुरानी हो चुकी थी। शाह का बड़ा लड़का जो अब ब्याहने लायक था, जब गोद में था तो सेठानी ने जहर खा के मरने की धमकी दी थी, पर शाह ने उसके गले में मोतियों का हार पहनाकर उसको शांत कर दिया था। उससे कहा था, शाहनिए, वह तेरे घर की बरकत है, मेरी आँख जौहरी की आँख है। तूने सुना हुआ नहीं है कि नीलम ऐसी चीज़ होता है जो लाखों को खाक कर देता है और खाक को लाख बनाता है। जिसे उल्टा पड़ जाए उसके लाख के खाक बना देता है और जिसे सीधा पड़ जाए उसे खाक से लाख बना देता है। वह भी मेरी नीलम है, हमारी राशि से मिल गया है। जिस दिन से साथ बना है, मैं मिट्टी में हाथ डालूं तो सोना हो जाती है, पर वही एक दिन घर उजाड़ देगी, लाखों को खाक कर देगी। शाहनी ने अपनी छाती की जलन को सहकर उसी तरफ से दलील दी थी जिस तरफ से शाह ने बत चलाई थी। मैं तो बल्कि डरता हूँ कि इन कंजरियों का क्या भरोसा, कल किसी और ने सब्ज बाग दिखाए और जो वह हाथों से निकल गई तो लाख से खाक बन जाना है। शाह ने फिर अपनी दलील पेश की थी और शाहनी के पास और कोई दलील नहीं रह गई थी, सिर्फ वक्त के पास रह गई थी और वक्त चुप था, कई बरसों से चुप था। शाह सचमुच जितने रुपए नीलम पे बहाता था, उससे कहीं गुना ज़्यादा पता नहीं कहाँ कहाँ से बहकर उसके घर आ जाते थे। पहले उसकी छोटी सी दुकान शहर के एक छोटे से बाज़ार में होती थी, पर अब सबसे बड़े बाज़ार में लोहे के जंगले वाली सबसे बड़ी दुकान उसकी थी। घर की जगह पूरा मोहल्ला ही उसका था, जिसमें बड़े खाते पीते किराएदार थे और जिसमें तहखाने वाले घर को शाहनी एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। बहुत बरस हुए, शाहनी ने एक दिन मोहरे वाले ट्रक को ताला लगाते हुए शाह से कहा था, उसे चाहे होटल में रखो और चाहे उसे ताजमहल बनवा दो, पर बाहर की बला बाहर ही रखो, उसे मेरे घर ना लाना, मैं उसके माथे नहीं लगूंगी। और सचमुच शाहनी ने अभी तक उसका मुंह नहीं देखा था। जब उसने यह बात कही थी, उसका बड़ा लड़का स्कूल में पढ़ता था और अब वह ब्याहने लायक हो गया था, पर शाहनी ने ना उसके गाने वाले तवे घर में आने दिए और ना घर में किसी को उसका नाम लेने दिया था। वैसे उसके बेटे ने दुकान दुकान पर उसके गाने सुन रखे थे और जने जने से सुन रखा था शाह की कंजरी। बड़े लड़के का ब्याह था, घर पर 4 महीने से दर्जी बैठे हुए थे। कोई सूटों पर सलमा काट रहा था, कोई तिल्ला, कोई किनारी और कोई दुपट्टे पे सितारे जड़ रहा था। शाहनी के हाथ भरे हुए थे रुपयों की थैलियों से। कभी वो थैलियाँ निकालती, खोलती, फिर और थैली भरने के लिए तहखाने में चली जाती। शाह के यार दोस्तों ने शाह की दोस्ती का वास्ता डाला कि लड़के के ब्याह पर कंजरी ज़रूर गंवानी है। वैसे बात उन्होंने बड़े तरीके से कही थी ताकि शाह को बुरा ना लगे। वैसे तो शाह जी को बहुत तेरी गाने और नाचने वाली हैं, जिसे मर्जी हो आप बुला लाओ, पर यहाँ मलिकाए तरुन्नुम ज़रूर आएँ, चाहे मिर्जे की एक ही
सद लगाएं। फ्लैटी होटल आम होटलों जैसा नहीं था। वहाँ ज़्यादातर अंग्रेज लोग ही आते और ठहरते थे। उसमें अकेले अकेले कमरे भी थे, पर बड़े बड़े 3 कमरों के सेट भी। ऐसे ही एक सेट में नीलम रहती थी और शाह ने सोचा दोस्तों यारों का दिल खुश करने के लिए वह एक दिन नीलम के यहाँ एक रात की महफिल रख लेगा। यह तो चौबारे पर जाने वाली बात हुई। एक ने बोला तो सारे बोल पड़े, नहीं शाह जी, वह तो सिर्फ तुम्हारा ही हक बनता है। पहले कभी इतने बरस हमने कुछ कहा है आपसे? उस जगह का नाम भी नहीं लिया। वह जगह तुम्हारी अमानत है। हमें तो भतीजे की ब्याह की खुशी मनानी है। उसे खानदानी घरानों की तरह अपने घर बुलाओ, हमारी भाभी के घर। बात शाह के मन को भा गई, इसलिए वह दोस्तों यारों को नीलम की राह दिखाना नहीं चाहता था। दूसरा, वह इसलिए भी चाहता था नीलम एक बार उसके घर आके उसके घर की तड़क भड़क देख जाए, पर वह शाहनी से कहने से डरता था। दोस्तों को हामी ना भर सका। दोस्तों यारों में से 2 ने राह निकाली और शाहनी के पास पहुंच गए। कहने लगे, भाभी तुम लड़के की शादी के गीत नहीं गवाओगी? हम तो सारी खुशियाँ मनाएंगे। शाह ने सलाह की है कि एक रात यारों की महफिल नीलम की तरफ हो जाए। बात तो ठीक है, पर हजारों उजड़ जाएंगे। आखिर घर तो तुम्हारा ही है। पहले उस कंजरी को थोड़ा खिलाया है। तुम सयानी बनो, उसे गाने बजाने के लिए एक दिन अपने घर बुला लो। लड़के के ब्याह की खुशी भी हो जाएगी और रुपया उजड़ने से भी बच जाएगा। शाहानी पहले तो भरी भराई आवाज़ में बोली, मैं उस कंजरी के माथे नहीं लगना चाहती। पर जब दूसरों ने बड़े धीरज से कहा, यहाँ तो भाभी तुम्हारा ही राज है। वह बांदी बनकर आएगी और तुम्हारे हुक्म की तालीम करेगी। तुम्हारे बेटे की खुशी मनाने के लिए आएगी। हैठी तो उसकी है, तुम्हारी काहे की। जैसे कमीन कुमने आए डोम मरासी, तैसी वह। बात शाहानी के मन को भा गई। वैसे भी कभी सोते बैठते उसे ख्याल आता था, एक बार देखूं तो सही कैसी है। उसने उसे कभी नहीं देखा था, पर कल्पना जरूर करी थी, चाहे डर कर, सहम कर, चाहे एक नफ़रत से। और शहर में से गुजरते हुए कितनी बार ही ना जाने उसने सोचा था, जब भी वो किसी कंजरी को टांगे पे बैठती हुई देखती थी तो सोचती थी, क्या पता वही हो। चलो एक बार मैं भी देख लूं। वह मन में घुल सी गई है। जो उसको मेरा बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, अब और उसे क्या कर लेना है। एक बार चंद्रा को देख तो लूं। शाहानी ने हामी भर दी, पर एक शर्त रखी, यहाँ ना शराब उड़ेगी ना कबाब। भले घरों में जिस तरह गीत गाए जाते हैं उसी तरह गीत करवाऊंगी। तुम मर्द मानस भी बैठ जाना आकर। वह आए और सीधी तरह गाकर चली जाए। मैं वहीं 4 बतासे उसकी झोली में भी डाल दूंगी, जो और लड़के लड़कियों को दूंगी, जो बन्ने और सहरे गाएंगी। यही तो भाभी हम कहते हैं। शाह के दोस्तों ने फूंक मारी, तुम्हारी समझदारी से ही तो घर बना है, नहीं तो क्या खबर क्या हो गुजरना था। वह आई। शाहानी ने खुद अपनी बग्गी भेजी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। बड़े कमरे में सफ़ेद चादरें बिछाकर बीच में ढोलक रखी हुई थी। घर की औरतों ने बन्ने और सहरे गाने शुरू कर रखे थे। बग्गी दरवाजे पर आकर रुकी तो कुछ उतावली औरतें दौड़कर खिड़की की तरफ चली गईं और कुछ सीढ़ियों की तरफ। अरे बदशुगनी क्यों करती हो? सहरा बीच में ही छोड़ दिया, शाहानी ने डांट भरी। पर उसकी आवाज़ खुद ही धीमी सी पड़ गई थी, जैसे उसके दिल पर एक धमक सी हुई हो। वह सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे तक आ गई थी। शाहानी ने अपनी गुलाबी साड़ी का पल्ला संवारा, जैसे सामने देखने के लिए वह साड़ी के शगुन वाले रंग का सहारा ले रही हो। सामने उसने हरे रंग का बांकड़ी वाला गरारा पहना हुआ था। गले में लाल रंग की कमीज थी और सिर से पैर तक ढलकी हुई हरे रेशम की चुनरी एक झिलमिल सी हुई। शाहानी को सिर्फ एक पल यही लगा, जैसे हरा रंग सारे दरवाजे पर फैल गया था। फिर हरे कांच की चूड़ियों की छन छन हुई तो शाहानी ने देखा एक गोरा गोरा हाथ एक झुके हुए माथे को छूकर आदाब बजा रहा है, और साथ ही एक छनकती हुई आवाज़ आई, बहुत बहुत मुबारक शाहानी, बहुत बहुत मुबारक। बड़ी नाजुक सी पतली सी थी, हाथ लगते ही दोहरी होती थी। शाहानी ने उसे गाव तकिए के सहारे हाथ के इशारे से बैठने को कहा तो शाहानी को लगा कि उसकी मांसल बाहें बड़ी ही बेडोल लग रही थी उसके सामने। कमरे के एक कोने में शाह भी था, दोस्त भी थे, कुछ रिश्तेदार मर्द भी। उस नाजनीन ने उस कोने की तरफ देखकर भी एक बार सलाम किया और फिर परे गांव तकिए के सहारे ठुमक कर बैठ गई। बैठते वक्त कांच की चूड़ियाँ फिर छनकी थीं। शाहानी ने एक बार फिर उसकी बाहों को देखा।
हरे कांच की चूड़ियाँ। फिर स्वाभाविक ही अपनी बाह में पड़े हुए उस सोने के चूड़े को देखने लगी। कमरे में एक चकाचौंध सी छा गई थी। हर एक की आंखें जैसे एक ही तरफ उलट गई थी, शहानी की अपनी आंखें भी। पर उसे अपनी आंखों को छोड़कर सबकी आंखों पर एक गुस्सा सा आ गया था। वह फिर एक बार कहना चाहती थी, अरे बदशगुनी क्यों करती हो, सहरे गाओ ना, पर उसकी आवाज़ गले में घुटती सी गई थी। शायद औरों की आवाज़ भी गले में घुट सी गई थी। कमरे में एक खामोशी छा गई थी। वह अध बीच रखी हुई ढोलक की तरफ देखने लगी और उसका जी किया कि वह बड़ी जोर से ढोलक बजाए। खामोशी उसने ही तोड़ी जिसके लिए खामोशी छाई थी। कहने लगी, मैं तो सबसे पहले घोड़ी गाऊंगी, लड़के का सगन करूंगी, क्यों शहानी? और शहानी की तरफ ताकती हंसती हुई घोड़ी गाने लगी, निक्की निक्की बूंदी निकिया मी वे बरे, तेरी माँ वे सुहागिन तेरे सगन करे। शहानी को अचानक तसल्ली सी हुई, शायद इसलिए कि गीत के बीच की माँ वही थी और उसका मर्द भी सिर्फ उसका मर्द था, तभी तो माँ सुहागिन थी। शहानी हंसते से मुंह से उसके बिल्कुल सामने बैठ गई, जो उस वक्त उसके बेटे के सगन कर रही थी। घोड़ी खत्म हुई तो कमरे की बोलचाल फिर से लौट आई। फिर कुछ स्वाभाविक सा हो गया। औरतों की तरफ से फरमाइश की गई ढोलकी रोड़े वाला गीत, मर्दों की तरफ से फरमाइश की गई मिर्जी दियाँ संदाम। गाने वाली ने मर्दों की फरमाइश अनसुनी कर दी और ढोलकी को अपनी तरफ खींचकर उसने ढोलकी से अपना घुटना जोड़ लिया। शहानी कुछ रो में आ गई, शायद इसलिए कि गाने वाली मर्दों की फरमाइश पूरी करने के बजाय औरतों की फरमाइश पूरी करने लगी थी। मेहमान औरतों में से शायद कुछ एक को पता नहीं था, वह एक दूसरे से कुछ पूछ रही थी और कई उनके कान के पास कह रही थी, यही है शाह की कंजरी। कहने वालियों ने शायद बहुत धीरे से कहा था, खुसर फुसर सा, पर शहानी के कान में आवाज़ पड़ रही थी, कानों से टकरा रही थी, शाह की कंजरी, शाह की कंजरी। और शहानी के मुंह का रंग फीका पड़ गया था। इतने में ढोलक की आवाज़ ऊंची हो गई और साथ ही गाने वाले की आवाज़, सूहे वे चीरे वालिया मैं कहनी हाँ। और शहानी का कलेजा थम सा गया। वह सूहे चीरे वाला मेरा ही बेटा है, सुख से आज घोड़ी पर चढ़ने वाला मेरा बेटा। फरमाइश का अंत नहीं था। एक गीत खत्म होता, दूसरा गीत शुरू हो जाता। गाने वाली कभी औरतों की तरफ की फरमाइश पूरी करती, कभी मर्दों की। बीच बीच में कह देती, कोई और भी गाओ ना, मुझे सांस दिला दो। पर किसकी हिम्मत थी उसके सामने गाने की? उसकी टल्ली सी आवाज़, वह भी शायद कहने को कह रही थी, वैसे एक के पीछे झट दूसरा गीत छेड़ देती थी। गीतों की बात और थी, पर जब उसने मिर्जे की हेक लगाई, उठनी साहिबा सूतिए उठ के दे दीदार, हवा का कलेजा हिल गया। कमरे में बैठे मर्द बुत बन गए थे। शहानी को फिर घबराहट सी हुई। उसने बड़े गौर से शाह के मुख की तरफ देखा। शाह भी और लोगों की तरह बुत बना हुआ था, पर शहानी को लगा वह पत्थर का हो गया था। शहानी के कलेजे में हौल सा हुआ और उसे लगा, अगर यह घड़ी छिन गई तो वह आप भी हमेशा के लिए बुत बन जाएगी। वह करे, कुछ भी करे, पर मिट्टी का बुत ना बने। काफ़ी शाम हो गई, महफिल ख़त्म होने वाली थी। शहानी का कहना था, आज वह उसी तरह बताशे बांटेगी जिस तरह लोग उस दिन बांटते हैं, जिस दिन गीत बैठाए जाते हैं। पर जब गाना ख़त्म हुआ तो कमरे में चाय और कई तरह की मिठाई आ गई और शहानी ने मुट्ठी में लपेटा हुआ 100 का नोट निकाल कर अपने बेटे के सिर पर से वारा और फिर उसे पकड़ा दिया, जिसे लोग शाह की कंजरी कहते थे। रहने दे शहानी, आगे भी तेरा ही खाती हूँ, उसने जवाब दिया और हंस पड़ी। उसकी हंसी उसके रूप की तरह झिलमिल कर रही थी। शहानी के मुंह का रंग हल्का पड़ गया। उसे लगा जैसे शाह की कंजरी ने आज भरी सभा में शाह से अपना संबंध जोड़कर उसकी बेइज्जती कर दी थी। पर शहानी ने अपना आपा थाम लिया और बिना देर किए हुए उसने हार नहीं मानी। वह जोर से हंसी और नोट पकड़ाती हुई कहने लगी, शाह से तो तूने नित लेना है, पर मेरे हाथ से तूने फिर कब लेना है? चल आज ले ले। और शाह की कंजरी नोट पकड़ती हुई एक ही बार में धीमी सी हो गई। कमरे में शहानी की साड़ी का सगुन वाला गुलाबी रंग फैल गया।
और बस इतनी सी थी कहानी। को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें। जय हिंद।